हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज़ को मेरे और बेंचर्स आईक्यू के साथ में। मी आयुषी जोशी और मैं आपके साथ में ऑलरेडी जो सीरीज़ चला रही हूँ या जो चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ वो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे या जो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा पॉलिटी का सेकंड चैप्टर रहेगा। सेकंड क्लास है आज हमारी पॉलिटी की। इससे पहले हमने एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमने स्टार्ट किया था। उससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक थोड़ा सा लंबा एरिया है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है ना। उसके अंदर ब्रिटिशर्स जब से यहाँ आए, भारत में आए और जब से उन्होंने हमारे सामने पॉलिटी को इंट्रोड्यूस किया तो पॉलिटी तब से शुरू हो चुकी थी, है ना। इसलिए हमने स्टार्ट किया है उस जगह से जहाँ से पॉलिटी और गवर्नेंस स्टार्ट हुआ। उसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट जहाँ से शुरू हुआ था। उसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट तक हम लोगों ने स्टडी किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट स्टडी करने के बाद में नेक्स्ट देखिए बहुत छोटे छोटे से दो एक्ट और आए हमारे सामने। कौन कौन से एक्ट थे? एक तो एक्ट था एक्ट ऑफ 1786। अब हुआ क्या था देखिए, सबसे बड़ी बात, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है? 1784 में। उसके बाद में क्या आया? 2 साल बाद में एक और एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? एक्ट ऑफ 1786। क्या हुआ इसके अंदर? लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया, एक नए गवर्नर जनरल। बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी चीज़ें घटित होने वाली थी, बहुत सारी, क्योंकि नया नया राज है, कंपनी का नया नया रूल स्टार्ट हुआ है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट जिससे बहुत उम्मीदें थी वो इम्पॉर्टेंट एक्ट आया, लेकिन कई सारी उम्मीदें फेल हो गई, कई सारी उम्मीदें कुछ हद तक कामयाब हुई ब्रिटिशर्स की। तो इस एक्ट से भी कई सारी उम्मीदें ब्रिटिशर्स को थी। उन्होंने क्या किया? नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को लॉन्च किया, जो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कुछ शर्तें थी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं आऊँगा, मैं अगर जीजी की पोस्ट लेता हूँ, अगर मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनना चाहता हूँ तो उसके लिए, या आप मुझे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी 2 शर्तों को पूरा करना होगा। कौन सी शर्तें? तो उन्होंने कहा पहली शर्त, मेरी जो पावर्स हैं वो एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो अब तक रहे हैं, एक जनरल गवर्नर जनरल जो रहा है, उसके से कहीं ज़्यादा होगी। मतलब मेरी स्पेशल कैटेगरी के अंदर स्पेशल क्लास पावर्स डिसाइड होगी, स्पेशल क्लास में मुझे पावर्स दी जानी चाहिए। मतलब मेरी पावर्स को क्या करो? बढ़ा दो। तो एक सीधा सा फंडा हो गया 1786, मतलब जीजी की पावर क्या होना? बढ़ जाना। पावर बढ़ गई। फिर दूसरी चीज़ क्या, दूसरी शर्त क्या रखी इन्होंने? मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनाया जाएगा। मुझे जो एक और पोस्ट चाहिए वो क्या है? कमांडर इन चीफ। तो मैं इस पोस्ट पे आऊँगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज ओके, बट आई वांट वन मोर पोस्ट, दैट इज कमांडर इन चीफ। क्लियर है? तो इनकी इन दोनों शर्तों को मान लिया गया और इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, ये तो एक्ट था क्या? 1786। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट जो है, उस पोस्ट के जो पावर्स है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। अब हम बात करेंगे, उसके बाद एक नया एक्ट और आया। क्या आया? 1793 का एक्ट। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों एक्ट, लेकिन इन दोनों से कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बढ़ने लगी, किससे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स कब बढ़ी और किससे बढ़ी, किसने बढ़ाई? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे। उसके बाद में अच्छा ये भी ज़रूरी है कि किन किन कैटेगरीज में बढ़ी, इसलिए हमने क्या डिस्कस किया? स्पेशल क्लास के अंदर उन्होंने पावर्स की डिमांड की, अपनी पावर्स को बढ़ाया जाए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पावर्स है उससे ज़्यादा मुझे पावर्स चाहिए। ठीक है, तो उनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया स्पेशल कैटेगरी के तहत। और उसके अलावा एक और पोस्ट उन्हें दे दी गई, वो थी कमांडर इन चीफ, जो कि उनकी डिमांड थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की।
चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें देखी गई। सबसे पहली चीज़, ओवरराइड किया गया, मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसने सारी पावर्स, जितनी भी पावर्स एज अ कंपनी होल्ड कर रहा था, सबसे हाईएस्ट पोस्ट उसे, और जो अब तक जितने भी पिट्स इंडिया एक्ट या अदर जो भी एक्ट थे उन सबको ओवरराइड कर लिया किसने, इस पर्टिकुलर एक्ट ने। उसके अलावा जीजी जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। क्लियर हो रहा है आपको? क्यों पावरफुल हो गए? क्योंकि इनकी जो पावर्स है वो कहाँ बढ़ गई, इनकी जो प्रेसिडेंसीज थी, सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज बॉम्बे और मद्रास, उन पर इनकी पावर को क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो जिनको एक हाईएस्ट पोस्ट दे दी गई थी और उसके अंडर में प्रेसिडेंसीज रखी गई थी बॉम्बे और मद्रास की, वो अलग अलग प्रेसिडेंसीज रन अप कर रही थी अब तक, लेकिन 1793 के इस एक्ट के तहत ये डिसाइड किया गया कि इनकी पावर्स को इतना बढ़ा दिया जाए कि वो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को भी अपने अंडर में कर ले, और उनका सारा रूलिंग जो है वो कौन कंडक्ट करे या कौन जनरेट करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। उसके अलावा एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली फॉर अनदर 20 ईयर्स। किसकी? कंपनी जो थी उसकी इंडिया में ट्रेड मोनोपोली और ज़्यादा बढ़ गई, मतलब जो एक्सपायर होने वाली थी उनकी ट्रेड मोनोपोली वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इस एक्ट के साथ में और भी ज़्यादा बढ़ गई। 1793 में जो ट्रेड मोनोपोली चल रही थी, व्यापारिक जो मोनोपोली चल रही थी कि व्यापार सिर्फ कौन करेगा, कंपनी करेगी, ब्रिटिशर्स करेंगे, कंपनी करेगी, वो जो एक्सटेंड हो गई आगे जाकर के 20 ईयर्स और उसे एक्सटेंड कर दिया गया। उसके अलावा इफ़ इट इज़ गिवन देन इट विल बी द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, कमांडर इन चीफ की, जो कि पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया था। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो जीजी ऑफ बंगाल है उसके लिए क्या होगा, वो बंदा जो है कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी होल्ड करेगा। लेकिन 1793 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया कि कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट है वो जीजी के साथ अटैच नहीं होगी। इस पोस्ट को अगर प्रेसिडेंट कंपनी द्वारा, कंपनी के जो रूलिंग पावर्स है उनके द्वारा ये पोस्ट अगर दी जाती है उस बंदे को जो गवर्नर जनरल है, तो ही उसे कमांडर इन चीफ की पोस्ट मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में क्या किया गया, जो भी मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के या स्टाफ के जो कि कंपनी के मेंबर्स हैं, कंपनी के रूलिंग पावर्स में आ रहे हैं, उन सभी के जो रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू है उससे सैलरीज डिसाइड की गई। मतलब इन सबको जो पेमेंट दिया जाएगा, उनको जो सैलरीज दी जाएगी, चाहे वो स्टाफ मेंबर है, चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर्स या मेंबर्स हैं, इन सभी की जो सैलरीज होगी, इनको जो पेड किया जाएगा, पे किया जाएगा, वो कौन, कहाँ से किया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर 1793 के एक्ट से ये डिसाइड किया गया कि इंडियन रेवेन्यू से पेड किया जाएगा। अब तक तो कंपनी खुद पे कर रही थी, ब्रिटिश रेवेन्यू में से पे हो रहा था इन्हें, लेकिन अब ये डिसाइड किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और स्टाफ मेंबर्स जो हैं उन्हें कहाँ से पे किया जाएगा, उनकी सैलरीज को कहाँ से पे किया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव इन दो एक्ट में देखे गए, 1786 के अंदर और 1793 के अंदर। ये दो महत्वपूर्ण बदलाव जो यहाँ पे देखे गए वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है। यहाँ से लेके 1813 तक सब कुछ नॉर्मल चला। 1813 में एक नया एक्ट आया, वो था चार्टर एक्ट। अब हम उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि हमने क्या पढ़ा, देखिए अब तक हम पढ़ रहे थे, हमने रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला स्टेप था इंडियन पॉलिटी का, है ना, इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सबसे पहला स्टेप था। इंडिया में पॉलिटी और गवर्नेंस का सबसे पहला स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर हमने पढ़ा अमेंडिंग एक्ट 1781, जिसके अंदर 1773 के एक्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। उसके बाद में आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश पोजेशन शुरू हो चुका था।
इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश पोजीशन स्टार्ट हो चुका है, ब्रिटिश कंट्रोल स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी, कंपनी का रूल जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स का रूल, ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश पोजीशन के अंदर इंडिया आने लग गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ से हमने पढ़ा, पॉलिटिकल कमर्शियल मैटर्स अलग हो गए थे और ब्रिटिश रूल जो है स्टार्ट हो गया था। तो 1784 के अंदर ये चीज़ हुई। उसके बाद में एक एक्ट आया, वो था 1786 का एक्ट, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जीजी ऑफ बंगाल नियुक्त कर दिया गया और उन्हें कमांडर इन चीफ की पोस्ट दे दी, और इन 2 शर्तों के बेसिस पर उन्हें जीजी ऑफ उनकी पावर्स को बढ़ाने और कमांडर इन चीफ की पोस्ट देने की 2 शर्तों के आधार पर उन्हें जीजी ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसके बाद में हमने पढ़ा चार्टर एक्ट 1793। 1793 के एक्ट के तहत क्या हुआ, कमांडर इन चीफ की पोस्ट तब दी जाएगी जब वो जीजी को ऑथोरिटी इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, उस पोस्ट के साथ कमांडर इन चीफ जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, वो पोस्ट अटैच नहीं की जाएगी। ये अगर अथॉरिटीज़ अलाउ करती है, ब्रिटिश रूल अलाउ करता है, कंपनी रूल अलाउ करती है, तो फिर क्या होगा, चार्टर एक्ट के तहत 1793 में ये डिसाइड किया गया कि कमांडर इन चीफ की पोस्ट जीजी को तभी दी जाएगी जब अथॉरिटीज़ अलाउ करेगी, अगर परमिट किया जाएगा तो। इसके अलावा और पावर्स जो बढ़ा दी गई जीजी की, सबऑर्डिनेट जो प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, उनके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का रूल क्या हो गया, और पकड़ और मजबूत हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भी। कुछ चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट होता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। उसके बाद में सीधा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, क्योंकि इसमें एक ही घटना घटित हुई लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या थी, द कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड टर्मिनेटेड ट्रेड विथ इंडिया ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। मतलब कंपनी की मोनोपोली क्या हो गई, खत्म हो गई। जो कंपनी ये सोचती थी कि ब्रिटिश के ऊपर सिर्फ हमारी मोनोपोली है, उन्होंने अदर ट्रेडर्स को क्या कर रखा था, इस चीज़ के लिए मना कर रखा था कि वो ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ कंपनी ट्रेड कर सकती है। और अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो आपको कंपनी के अधीन होना पड़ेगा, कंपनी के अंडर में आकर आप ट्रेड करेंगे इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई भी ब्रिटिशर्स हो, है ना, या कोई भी इंडियन हो या अदर कोई भी दूसरा पर्सन हो, जो भी ट्रेड करेगा वो किसके तहत करेगा, कंपनी के अंडर में करेगा। तो कंपनी की जो मोनोपोली थी वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हो गई, एंड हो गई। उसके बाद में इंडियन ट्रेड टर्मिनेट हो गया, जो कि कंपनी की मोनोपोली के तहत आता था। उसके अलावा ट्रेड विथ इंडिया ओपन्स टू ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, जितने भी ब्रिटिशर्स है, जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ आकर के ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया का ट्रेड क्या हो गया, ओपन हो गया। जो सिर्फ पहले कंपनी के लिए ओपन था, कंपनी ने ये रूल बना रखा था इंडिया में ट्रेड करना है सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर में, मतलब हम कह सकते हैं कंपनी के अंडर में आप ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर सकते, कोई भी ब्रिटिशर हो। लेकिन अब सारे ही ब्रिटिशर्स ट्रेड कर सकते थे इंडिया में, और वो उन्हें कंपनी के मोनोपोली की रिक्वायरमेंट, कंपनी के अंडर में वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। कंपनी का मोनोपोली क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चार्टर एक्ट 1813 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की मोनोपोली क्या हो गई, ओवर हो गई। और कहाँ किसका रूल आ गया, कंपनी का ही रूल है, लेकिन अब ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए इंडिया में ट्रेड करना क्या हो गया, ईजी हो गया, ओपन हो गया उनका मार्केट इंडिया का, ठीक है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया 1833 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1833 का चार्टर एक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकली बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, डे बाय डे आते गए। पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स आए थे, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की ट्रेड के लिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को बढ़ाया और गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट कर दी। फिर गवर्नर जनरल को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर उसके अंदर मद्रास और ये प्रेसिडेंसीज जो है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज कर दी सबऑर्डिनेट। उसके बाद में एपेक्स कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया। तो समवेयर अपने पैर पसारते चले जा रहे थे, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है।
उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब जो कमांडर इन चीफ की पोस्ट है वो भी यहाँ से कर दी। इंडियन रेवेन्यू, सबसे बड़ी चीज़, चार्टर एक्ट 1793 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो देखा गया, क्या देखा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनकी भी सैलरी, उनको जो पे किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू में से। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके बाद में चार्टर एक्ट 33 आया। 13 तो हमने पढ़ लिया है, चार्टर एक्ट 13, जिससे कि कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई इंडियन ट्रेड पर। अब ब्रिटिशर्स अलाउ थे, कोई भी ब्रिटिशर्स ओपन थे कि वो आकर के यहाँ पे इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें कंपनी के अधीनस्थ होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्या हुआ इसके अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और बड़ी पदोन्नति हो गई। जो सबसे पहले सिर्फ गवर्नर जनरल से बनकर आए थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और अब तो और भी हद हो गई कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। देखिए आप कैसे वो अपने पैर पसार रहे, कैसे इंडिया को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। द लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, दिस वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज्ड पावर जो सेंट्रलाइज कर दी जा रही थी उसका ये फाइनल स्टेप था, क्या, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बदल करके क्या कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बने सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जीजीआई बने। उसके बाद में ये सबसे आखिरी कदम था जिसके तहत पहले ही ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में सेंट्रलाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे थे, खुद को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की, या जो हम कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी है, कंपनी रूल अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश कर रही थी। अब ब्रिटिशर्स अपने आप को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर रहे थे और ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रलाइजेशन का सबसे आखिरी स्टेप जो था वो था चार्टर एक्ट 1833। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में और क्या बदलाव देखे गए 1833 के एक्ट में, बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन स्टार्ट हो गया फॉर इंडिया एज द एक्ट ऑल्सो टुक अवे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस। बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइडेड थे, जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी, इनकी पावर्स को भी कहाँ ले लिया गया, सेंट्रल में ले लिया गया। जो पावर्स पहले कैसे बन रखी थी, पहले तो बंगाल, जीजीआई बंगाल हो गया, जीजीआई बंगाल की पावर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मतलब उसके अंडर में थे क्या, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इन दोनों की पावर्स अब क्या कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब पूरा किसके कंट्रोल में आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। अब प्रेसिडेंसीज के पास कोई पावर नहीं है, उनकी सारी पावर कहाँ आ गई है, सेंट्रल के अंदर, ठीक है। The act ended the activities of the East India Company as a commercial body and it became a purely administrative body. पहला ऐसा एक्ट जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल बॉडी के तौर पर जो कार्य कर रही थी वो पावर्स पूरी तरीके से समाप्त होकर के एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तौर पे वो भारत में प्रवेश कर गए। वो कौन सा एक्ट था, 1833 का एक्ट, ठीक है। इसके तहत इस 1833 में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए, सबसे पहली चीज़ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिए गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो फर्स्ट पोस्ट है वो किसे दी गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है। ये आखिरी कदम था जब भारत में सेंट्रलाइज कर दिया गया किसे, ब्रिटिश पावर को, ब्रिटिश इंडिया को। दूसरी चीज़, बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टार्ट हो गया था, किसके लिए, इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स जो कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज में डिवाइडेड थी उनको पूरा कंट्रोल में लेकर के एक सेंट्रलाइज्ड पावर बना दी गई। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी के रूप में कर रही थी उनको तो कर दिया गया ख़त्म।
उसी के साथ में इनको बना दिया गया होल एंड सोल, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अंडर में आ चुकी थी। अब पूरी तरीके से हम ब्रिटिश इंडिया में तब्दील हो चुके थे। वी वर टोटली कन्वर्टेड इनटू द ब्रिटिश इंडिया। अब हम सिर्फ इंडिया नहीं थे और ब्रिटिशर्स यहाँ आकर के कमर्शियल बॉडी के रूप में जो काम कर रहे थे वो नहीं थे। अभी तक जो दो डिवाइडेड पार्ट्स थे जो टोटली अलग अलग तरीके से रूल कर रहे हैं, अब दोनों बिल्कुल एक हो चुके हैं, सेंट्रलाइज्ड पावर हो चुकी है और सेंट्रल में पावर किसके हाथों में? ब्रिटिश के। इसलिए हम पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? ब्रिटिश इंडिया बन चुके हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमारा 1833 के एक्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर देखिए 1857 की क्रांति आपको याद होगी, 1857 1857 क्रांति हुई, उससे जस्ट पहले एक एक्ट आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्या इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में? The legislative and executive functions of Governor General's Council were separated. गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी, पूरी काउंसिल जो बनी हुई थी गवर्नर जनरल की, उसके अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब दोनों के फंक्शंस, उनको अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग कर दिए गए और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी क्या कर दिए गए? अलग कर दिए गए। ठीक है। 6 मेंबर्स जो थे, 6 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर थे, उनमें से 4 मेंबर कौन थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा प्रेसिडेंसीज के मेंबर्स थे। इसके अलावा इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन एज द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज कहाँ से शुरू हुई? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से इंडिया में सिविल सर्वेंट्स की प्रक्रिया शुरू हुई, सिविल सर्विसेज शुरू हुए, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुए और इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया गया। इस तरीके से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 स्टार्ट किया गया और इम्पॉर्टेंट बातें जो थी वो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो सारे सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं? हमने एक स्टोरी के रूप में पढ़ा है ना। हमने पढ़ा कैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिशर्स 1600 में आए, अपनी कंपनी स्टैब्लिश की यहाँ पे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1781 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट इसमें किए गए, तो ये अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडिंग एक्ट 1781 कहलाया। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने पूरा इसे डिस्कस किया है आपसे। इसके बाद में एक्ट ऑफ 1786 आया, जिसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके साथ में उन्हें कमांडर ऑफ चीफ की पोजीशन दी गई और एक्स्ट्रा पावर्स को बढ़ा दिया गया। उसके बाद में आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसके तहत कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को अलग कर दिया गया और पावर्स को ओवरराइड करते हुए ये एक्ट जो है इसने ओवरराइड किया सभी पावर्स को, जो कि 1784 और 86 में डिवाइडेड थी। उसके बाद में और अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या देखी गई 1793 के एक्ट में, कि जो भी पैसा बोर्ड ऑफ मेंबर्स को जो या स्टाफ मेंबर्स को दिया जाएगा, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें जो पैसा दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट पे, जो कि था 1813 का एक्ट, जिसको हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने 1833 का एक्ट डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और सबॉर्डिनेट्स को भी इनके अंडर में ले लिया गया। लास्ट स्टेप था जब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को पूरी इंडियन पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। 1833 का एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 दोनों इंपॉर्टेंट है, अब तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद में हमने पढ़ा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत क्या हुआ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा 6 मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो है अपॉइंट किए गए, जिसमें से 4 मेंबर्स क्या थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा प्रेसिडेंसीज के थे। उसके बाद में इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया सिविल सर्विसेज सिस्टम को, ठीक है। तो ये चीज़ें अब जो हमने आज डिस्कस की है उनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आ गया 1857 की क्रांति, जब ये देखा गया, पार्शलिटी देखी गई, सेंट्रलाइज सिस्टम देखा गया, ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल देखा गया। तब तक ब्रिटिश इंडियन को ये रियलाइज हो चुका था, इंडियंस को, कि अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, हमारे हाथ से हमारा देश जा रहा है।
तब 1857 की क्रांति हुई, 1857 रिवॉल्ट हुआ, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1857 रिवॉल्ट के बाद में क्या आया, 1858 का एक्ट, 1858 का जो चार्टर एक्ट आया उसको हम लोग आप कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट तक बनने के लिए शुक्रिया। सजेस्टेड लिंक्स में ज़रूर जाइए जिससे कि हमारे और भी वीडियोस लाइक इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और प्रीवियस ईयर बेस्ड जो कुछ सीरीज़ चल रही है उन सबको आप फॉलो कर सकें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो, मेरा ये सीरीज़ पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग वेंचर्स IQ टीम आपके लिए बहुत मेहनत करी। आप हमारे लिए छोटी सी मेहनत कीजिए, लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।